भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर आर.पी. पाल, एकेडमिक काउंसलर इग्नू, रीजनल सेंटर लखनऊ। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली, ये आपका बीपीएससी 133 जिसमें आज जो हम खंड 4 आयोग पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आयोग में जब हम आयोग की बात करते हैं तो भारत में आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको नीति आयोग भी कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा करेंगे, चुनाव आयोग की चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हुए कई संगठन और स्वतंत्र निकाय ऐसे भी हैं जो मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। जैसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये भी जो है मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग, ये ऐसे निकाय हैं जो मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, जैसे कुछ निकाय हैं जिसे सरकार के शासकीय आदेश के तहत बनाए गए हैं। उनकी रचना के बावजूद इन निकायों को विशिष्ट शक्तियों और कार्य सौंपे जाते हैं जो उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाते हैं। इन निकायों ने सरकार को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की, जिससे कि केंद्र सरकार कुशलतापूर्वक योजना बना सके, नीतियां बना सकें और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को उचित तरीके से, उचित तरह से कार्यान्वित भी कर सकें। एक आयोग आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक निकाय होता है और इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते। यह एक निर्धारित सत्र के लिए कार्य करता है और विशिष्ट शक्तियों एवं प्राधिकार के साथ निश्चित कार्य करता है। एक बार सदस्यों निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद एक नया गुट नियुक्त किया जाता है।
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, 1950 से भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण देश में तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास लाने का प्रयास किया है। इस कार्य को करने के लिए मुख्य संस्थान योजना आयोग था, जिसे 1950 में प्रारंभ किया गया था और यह 2014 के अंत तक कार्य करता रहा। इसके बाद जनवरी 1915 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है। अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालक परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इस क्षेत्रीय परिषदों में एक से अधिक राज्य व क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं का समाधान कर सकें, इसलिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इनका गठन एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए ही होता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें संबंधित क्षेत्रों के संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं। इन अंशकालिक सदस्यों में अधिकतम 2 होती है। अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जो किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों या अन्य संबंधित संस्थानों से होते हैं। ये विशिष्ट जन होते हैं। अपने विषय का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। अपने विषय की परंपरागत ज्ञान रखने वाले ये लोग होते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं। इस पदेन सदस्य अधिकतम 4 होते हैं। 4 पदेन सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा
नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होते हैं, जो प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद नामित किया है, इसके 4 सदस्य इसमें से आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम सीईओ, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह पद भारत सरकार के सचिव के पद का समानांतर पद होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसी के समांतर ये जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद होता है। विशेष सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों के रूप में संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। सचिवालय इसकी सहायता के लिए होते हैं। अगर हम बात करें नीति के स्तंभों के रूप में, तो नीति के 7 स्तंभ हैं। पहला, प्रथम, जन समर्थक, समाज के साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, ये जन समर्थक। सेकंड, द्वितीय, गतिविधि समर्थक, नागरिकों की आवश्यकताओं की अनुक्रिया में। नंबर 3, भागीदारी, इसमें नागरिकता का समावेशन होता है। नंबर 4, सशक्तिकरण, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, फिर चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, समाज हो, आर्थिक गतिविधियां हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण। समावेशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित लोगों का समावेशन इनके द्वारा होता है। समानता, युवाओं के लिए नाना प्रकार के अवसर, वो चाहे रोजगार के अवसर हों, शिक्षा के क्षेत्र में अवसर हों। पारदर्शिता, सरकार की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, क्योंकि चाहे वो केंद्र सरकार हो, संघ सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, इनकी पारदर्शिता आवश्यक है, ट्रांसपेरेंसी, एवं उनकी उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित है। अब अगर हम बात करें नीति आयोग के कार्यों की, तो इन 7 स्तंभों के आधार पर निम्नलिखित कार्य करता है ये आपको नीति आयोग। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्र के विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका कार्य है। सशक्त राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है
यूं कहें, एक सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकारते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल व तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को प्रोत्साहित करना, ये नीति आयोग का कार्य है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए यह तंत्र विकसित करना और उच्च स्तरों पर इन्हें आगे विकसित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्तर बनाए गए हैं, वो चाहे जिला स्तर हो, चाहे क्षेत्र का स्तर हो, या फिर ग्राम स्तर, इन पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करना और ग्राम स्तर के ऊपर भी इसको विकसित करना होता है। ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक सुरक्षा और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाविष्ट किया जाता है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति के पर्याप्त रूप से लाभान्वित होने से अभी भी वंचित हैं, इसके लिए भी जो है नीति आयोग विशेष ध्यान देता है। दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना और साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना, निगरानी के आधार पर संशोधन सहित नवीन सुधार करना, ये भी नीति आयोग का कार्य है। शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी नीति आयोग का कार्य है। विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन, गुड गवर्नेंस तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली का भंडार करने के साथ साथ हितधारियों जानकारी पहुंचाने में भी नीति आयोग मदद करता है। आवश्यक संसाधनों की पहचान करना जिससे सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं का प्रबल बनाया जा सके और साथ ही उनका मूल्यांकन तथा उनकी निगरानी भी की जा सके। प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना, कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण करना,
अब हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। बच्चों, आप लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग का नाम सुना होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यूपीएससी की जरूरत क्यों है? यूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका निर्माण, इसकी संरचना क्यों की गई? हमारे भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? हम लोग इस पे जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सरकारी गतिविधियों के कुशल विस्तार एवं संसाधन के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो मेन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उसमें मानव संसाधन प्रथम है। मानव संसाधन पहले नंबर पे आता है। इसके बाद पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो ये बड़ी संख्या में जो कार्मिकों की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक ठोस कार्मिक प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे एक उत्साहित सरकारी कार्यकलापों में कुशलता व प्रभावशीलता प्राप्त करने में सक्षम हो। सक्षम अधिकारी चाहिए, सक्षम मानव संसाधन चाहिए। ऐसा प्रत्येक देश ने कार्मिक कार्यों को करने के लिए एक केंद्रीय कार्मिक एजेंसी की स्थापना की है। केंद्रीय कार्मिक एजेंसी प्रत्येक देश में संघ स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर एक कार्मिक एजेंसी है। भारत में भी संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कहा जाता है, और प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, का गठन किया गया। अब अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 1919 ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। आयोग ने इसे समर्थन देने के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। साइमन कमीशन के सुझावों को मानकर इसे 1937 में 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। साइमन कमीशन की ने जो सुझाव दिए थे, उसके आधार पर उन सुझावों को मान करके
1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया या इसी नाम के साथ 1950 तक काम करता रहा। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के साथ आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ये संघ की सेवा करने के लिए, केंद्र सरकार की सेवा करने के लिए होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो कि प्रत्येक राज्य में है, राज्य की सेवा के लिए है। और इनके अलावा एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की सेवाओं की, जैसे आपका हरियाणा, पंजाब, इनका एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है। क्योंकि इन दोनों राज्यों की राजधानी एक है, इसलिए यहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति की स्वीकृति से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की मदद भी करता है। अब अगर हम इसके संरचना और कार्यों की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के शीर्ष पर, टॉप पर एक अध्यक्ष होता है, साथ में अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत के संविधान में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। हमारा संविधान भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो सदस्यों की संख्या कम या अधिक कर सके। 1950 में जब संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया तो इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 सदस्य होते थे। इसके सदस्यों की संख्या आमतौर पर इस समय 6 से 10 सदस्यों के बीच घटती बढ़ती रहती है, और ये घटाने और बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है। अनुच्छेद 316 आर्टिकल 316 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के सदस्यों के संबंध में राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होता है कि कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने नियुक्ति के समय कम से कम 10 वर्षों तक
भारत सरकार के अधीन या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो, ये सदस्यों के लिए एक आवश्यक योग्यता है। अग अब अगर हम बात करें आयोग के मुख्य कार्यों की, तो संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य आमतौर पर परामर्श देना होता है। यह सेवा के मामलों में विशेषज्ञ प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और निष्पक्ष रूप से सलाह देता है। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित मामलों में भी केंद्र सरकार को सलाह देता है। नंबर 1, सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित मामले। सिविल सेवाओं में किस प्रकार के एप्लीकेंट होना चाहिए, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, इन पदों पर योग्य व्यक्तियों को कैसे लाया जाए, भर्ती के तरीके क्या होना चाहिए, ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति, प्रमोशन और स्थानांतरण, ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए सिद्धांत। जब कार्मिकों की पदोन्नति और उनके स्थानांतरण की बात आती है, तो केंद्र सरकार, संघ सरकार, संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेता है। इन्हीं मामलों में यह उम्मीदवारों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों को भी निर्धारित करता है। परीक्षा प्रणाली कैसी होगी, जिसके योग्य व्यक्ति का चुनाव हो सके, ये इस प्रकार के सिद्धांत का निर्माण करना संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले तथा ऐसे मामलों से संबंधित ज्ञापन या याचिकाएं, अगर कोई कार्मिक अनुशासन का पालन नहीं करता है, तो ऐसे सभी अनुशासनात्मक मामलों में संबंधित ज्ञापन और याचिकाएं संघ लोक सेवा आयोग देता है। भारत सरकार में सिविल हैसियत में सेवारत या सेवा कर चुके किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा दावा, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा दावा जिसमें कर्तव्य के निष्पादन में किए गए कार्य के विरुद्ध हुई कानूनी कार्यवाही से अपने बचाव पक्ष में किए गए खर्च के संबंध में भारत की संचित निधि में से धनराशि की मांग की गई हो। कोई अन्य मामला जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा
आयोग को भेजा जाए, उस पे सलाह देना। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि उपरोक्त सभी मामलों में आयोग केवल एक सलाह की क्षमता से कार्य करता है। यह एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है, निर्देश नहीं दे सकता, सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इस सलाह को सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इसे नियमित रूप से किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो नियमित रूप से कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देनी होती है। उसके समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संविधान में इनके अतिरिक्त कुछ और अन्य प्रावधान भी हैं जो विशेष उल्लेख करने योग्य हैं। अब अगर हम उनकी बात करें तो आयोग के कार्य का विस्तार करने का अधिकार संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। संसद का अधिनियम किसी भी स्थानीय या स्वायत्त निकाय की सेवाओं को आयोग की सीमा में ला सकता है। राष्ट्रपति नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, या आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित जो आरक्षण है, इन सभी मामलों से संबंधित को निर्दिष्ट करने वाले अधिनियम बनाने के लिए ये संघ लोक सेवा आयोग अधिकृत है। राष्ट्रपति को संविधान में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी आयोग से परामर्श करने का अधिकार है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग कितना महत्वपूर्ण है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव आयोग का अत्यधिक महत्व है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है और यह संविधान का मूलभूत पहलू भी है। चुनाव आयोग को भारत के
चुनावों का संरक्षक माना जाता है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि जनता के प्रतिनिधि ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले, योग्य, वो हमारी संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में पहुंच सके। इसके लिए ये जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग की है। अनुच्छेद 324 के तहत ये प्रावधान है कि एक चुनाव आयोग होगा। वर्ष 1989 को, वर्ष 1989 से सभी राजनीतिक दलों को आयोग के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। जो भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को वर्ष 1989 से व्यवस्था की गई कि वो चुनाव आयोग के साथ अपना पंजीकरण कराएं। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें नियम 1992 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं जो आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं, आईएएस अधिकारी। अब अगर हम इनके वेतन की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को जो वेतन मिलता है और भत्ता मिलता है, तो ये वेतन और भत्ता भारत सरकार के या भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान प्राप्त करेंगे। इनका जो वेतनमान होगा मुख्य आयुक्त का और अन्य आयुक्तों का, वो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके समान ही इनको वेतन प्राप्त होगा। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है। तो सॉरी, त्रुटि के लिए खेद है। चुनाव आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त जो कि आईएएस अधिकारी हैं, महानिदेशक, प्रमुख सचिव, सचिव तथा अवर सचिव के कार्यालय भी हैं। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो प्रमुख सचिव पद का एक आईएएस अधिकारी
आईएएस अधिकारी होता है। संबंधित राज्य में चुनाव के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य के चुनाव के लिए या राज्य के चुनाव के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। जिला और निर्वाचन क्षेत्रों में जिला न्यायाधीश जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी चुनाव से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो चुनाव आयुक्त है उसको शक्ति और प्राधिकार प्राप्त हैं कि भारत में जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए इनको हमारे भारतीय संविधान में शक्ति प्रदान की गई है। अब हम बात करेंगे जो चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हैं, उनके कार्यों की हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 324 से लेकर 329 329 में किया गया है। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण करता है। चुनाव आयोग की ये कोशिश होती है कि देश का जो चुनाव हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, इन चुनावों में जो चुनाव आयोग है उनका पर्यवेक्षण करता है, निर्देशन करता है, साथ ही साथ नियंत्रण और संचालन भी करता है। या लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची भी तैयार करता है। हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या है जिसमें 18 साल से लेकर के ऊपर के लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। तो प्रत्येक साल चुनाव से पहले लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां की मतदाता सूची को चुनाव आयोग तैयार करता है। यह मतदाता सूची को प्रत्येक जनगणना के बाद संशोधित भी करता है।
देश में कितने लोग हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लायक हैं, अर्थात 18 या उसके ऊपर के हो चुके हैं। इसका नवीनीकरण करना, इनोवेशन करना, नवीनीकरण करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग चुनावों की आचार संहिता का निर्धारण और पोषण करता है। उन्नीस सौ इकहत्तर में 5वीं लोकसभा चुनाव से सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को एक मॉडल आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। 1971 के बाद 5वीं लोकसभा जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को एक मॉडल आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है, जो चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के लिए लागू करता है। जब भी चुनाव होते हैं तो ये आचार संहिता लागू होती है और इसके विपरीत, इसके खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, और यदि वो खिलाफ जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। इसका कार्य केवल लोकसभा का ही नहीं, विधानसभा के भी चुनाव हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभा के जो चुनाव हैं, उन चुनावों को करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। या भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का संचालन करता है। मतदाता सूची तैयार करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए निर्वाचक मंडल के प्रत्येक वोट के वेटेज और महत्व को ध्यान में रखते हुए वोटों का कोटा तैयार करता है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भारत का जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, उनकी जो कार्यालय हैं, कार्यालयों के लिए चुनाव का संचालन करवाना चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। मतदाता सूची तैयार करवाना चुनाव आयोग का कार्य है, और चुनाव जीतने के लिए जो निर्वाचक मंडल के प्रत्येक वोट के वोटेज और महत्व को ध्यान में रखते हुए वोटों का कोटा भी तैयार करवाना चुनाव आयुक्त का मुख्य कार्य है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग मांग कर सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए
कार्मिकों की सेवाएं लेना, क्योंकि बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए चुनाव आयोग केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कार्मिकों की मांग करती है। वो कर्मचारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कार्य कर रहे हैं, इन कर्मचारियों को चुनाव आयोग सरकार से मांग करता है ताकि सही तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करा सके और केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी ये सभी चुनाव में मदद करते हैं। कोई व्यक्ति इसके लिए मना नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों को चुनाव कर्तव्यों को निभाने के लिए भेजना आवश्यक होता है। ये एक आवश्यक कार्य है, इसलिए इस कार्य को करने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसको मना नहीं कर सकती। इसमें कर्मचारियों की सहायता आवश्यक है। इन कर्मियों की नियुक्ति चुनाव अधिकारी करता है और ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। वो कर्मचारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को जब चुनाव आयोग के अंदर में या चुनाव आयोग के साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं और निर्देशित भी होते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता देता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब प्राप्त होती है जब वह न्यूनतम 4 राज्यों में मतदान के दौरान प्राप्त कुल वैध मतों का न्यूनतम 4% प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान देने की बात है कि इनकी वैध मतों की न्यूनतम 4% मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार राज्यों में भी एक राजनीतिक दल को संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 4% मत प्राप्त होना आवश्यक है।